हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश बाय आरबीएस। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। कल की बात है कि एक मेरा दोस्त मिला। उसने हमसे कहा, अपने बारे में कहा उसने कि माय कॉन्शियस डजंट अलाउ मी टू बिट्रे माय कंट्री। यानी वो ये कहना चाहता था कि उसकी अंतरात्मा इस बात की इजाजत उसको नहीं देती है कि वो अपने देश को बिट्रे करे, यानी उसको धोखा दे। माई कॉन्शियस डजंट अलाउ मी, मुझे अलाउ नहीं करता है मेरी अंतरात्मा टू बिट्रे माई कंट्री। वो यही कह रहा था। लेकिन दोस्तों, शायद आपने पकड़ भी लिया हो, वो शब्द का चुनाव गलत कर रहा था। कॉन्शियस नहीं होता है, कॉन्सेंस होता है। कॉन्शियस का स्पेलिंग है CONSCIOUS। कॉन्शियस का मतलब होता है कि पेशेंट कॉन्शियस है, यानी होश में है। आई एम कॉन्शियस ऑफ योर प्रॉब्लम, मैं आपके जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जागरूक हूं। अवेक, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूं, यानी उसके प्रति जागरूक हूं। वो होता है कॉन्शियस, CONSCIOUS। लेकिन वो कॉन्शियस के जगह पे कॉन्शियस इस्तेमाल कर गए। और कॉन्शियस क्या होता है? CONSCIENCE, कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है कि एक आदमी की सोच कि सही क्या है और गलत क्या है, वो अपनी आत्मा से पूछता है। मेरा ये कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, यानी कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, अंतरात्मा की आवाज। द आइडिया ऑफ ए पर्सन टू डिफरेंशिएट, अंतर करना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो मेरा दोस्त एक्चुअली कहना चाहता था कि हिज कॉन्शियस डजंट अलाउ हिम टू बिट्रे हिज कंट्री, लेकिन वो कॉन्शियस बोल गया। तो दोस्तों, ऐसी गलतियां हम कई बार स्पोकन इंग्लिश में कर जाते हैं कि दो शब्द सुनने में, लिखने में, बोलने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों 20 ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स लेंगे, 20 ऐसे शब्द लेंगे जो पेयर हैं और एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग होता है। तो अगर हम अपनी अंग्रेजी को और समृद्ध बनाना चाहते हैं, इफ वी वांट टू इंप्रूव आवर स्पोकन इंग्लिश, और हम सही शब्द सही जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और इसे बार बार देखना चाहिए और देखकर याद कर लेना चाहिए कि भाई इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। तो माई कॉन्शियस डजंट अलाउ मी टू बिट्रे माई कंट्री, but the patient is conscious, और I am conscious of your problems। तो ये conscious और conscious का अंतर है। ये पहला पेयर ऑफ वर्ड्स है। सेकंड लेते हैं दोस्तों कि नो कंट्री कैन अटैक इन इंडिया, कोई भी देश हिंदुस्तान को अटैक नहीं कर सकता है। बिकॉज, क्योंकि द मोरल ऑफ इंडियन आर्मी इज वेरी हाई। हम ये कहना चाहते हैं कि जो जज्बा है, जो मतलब आत्मविश्वास है, वो बहुत हाई है इंडियन आर्मी का, इसलिए कोई कंट्री इंडिया को अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन हम शब्द का चुनाव गलत कर दिए। मोरल नहीं होता है, MORAL। मोरल मतलब नैतिकता, मोरलिटी नैतिकता। आई सर्टिफाई योर मोरल कैरेक्टर, यानी मैं तुम्हारे नैतिक जो कैरेक्टर है, चरित्र है, नीतिगत चरित्र, नैतिक चरित्र है, उसको सर्टिफाई करता हूं। माई मोरलिटी डज नॉट अलाउ टू डू दिस, यानी मेरी नैतिकता मुझे अलाउ नहीं करती है ये काम करने के लिए। माई मोरलिटी डजंट अलाउ मी टू डू दिस। लेकिन जब हम कहना चाहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास, जज्बा और हमारा मतलब उत्साह बहुत हाई है, तो मोरल नहीं होता है, मोरेल होता है। मोरल का स्पेलिंग है MORAL,
और मोरेल का स्पेलिंग है MORALE, मोरेल। तो द मोरल ऑफ इंडियन आर्मी इज सो हाई दैट नो कंट्री कैन डेयर टू अटैक इंडिया। यानी डेयर टू मतलब साहस कर सकता है, यानी कोई भी कंट्री साहस नहीं कर सकता है। नो कंट्री कैन डेयर टू अटैक इंडिया बिकॉज, क्योंकि द मोरल उसका उच्चारण है, उसका नाम उच्चारण है मोरल। तो मोरल ऑफ द इंडियन आर्मी इज वेरी हाई। तो ये दूसरा पेयर ऑफ वर्ड्स था। तीसरा लेते हैं दोस्तों कि एनीबडी हु विल ट्रेसपास माय हाउस विल बी परसिक्यूटेड। कोई भी व्यक्ति जो मेरे घर में ट्रेसपास करना, TRESPASS, ट्रेसपास का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से कोई घर में घुस जाना, किसी जमीन में घुस जाना। जिसे कई जगह बोर्ड लगा रहता है कि ट्रेसपासिंग इज नॉट अलाउड ऑन दिस लैंड, यानी इस जमीन पर ट्रेसपासिंग यानी घुसना अलाउड नहीं है, यानी लीगली वो गलत है। तो उसके लिए परसिक्यूट नहीं होगा। परसिक्यूट का स्पेलिंग होता है PERSECUTE, परसिक्यूट। लेकिन परसिक्यूट का मतलब होता है कि जब किसी को हरास किया जाता है, जिसे हम कहना चाहते हैं कि द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान आर परसिक्यूटेड, यानी जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वहां, दे आर परसिक्यूटेड, यानी उनको हरास किया जाता है। कहां? पाकिस्तान में। दी माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान आर परसिक्यूटेड। लेकिन ट्रेसपासिंग एक गैर कानूनी काम है, तो कानून के विरुद्ध है, तो यहां पर होगा परसिक्यूट नहीं होगा, प्रोसिक्यूट होगा। PROSECUTE, that if you trespass my land, you will be prosecuted. If you violate this law, you will be prosecuted. Prosecution has started, यानी कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी काम करता है तो उसके विरुद्ध जो मुकदमा शुरू किया जाता है, चलाया जाता है, उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं, और वो प्रोसिक्यूट वर्ड से बना है। तो इसलिए परसिक्यूट मतलब हरास करना और प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाना या अरेस्ट करना, अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी या संस्था गैर कानूनी काम करता है तो। अब अगला पेयर ऑफ वर्ड्स क्या है? वास्को डी गामा इन्वेंटेड इंडिया। हम कहते हैं ना कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज की, लेकिन यहां गलती है। गलती यह है कि वास्को डी गामा डिड नॉट इन्वेंट इंडिया, ही डिस्कवर्ड इंडिया। डिस्कवर का मतलब होता है कि जो चीज है, छिपी हुई है, और उसको आपने पा लिया। वी आर डिस्कवरिंग सो मेनी स्टार्स। तो स्टार्स को हमने इन्वेंट नहीं किया, नया कोई पैदा नहीं किया। स्टार्स ऑलरेडी गैलेक्सी के अंदर है, हम उनको ढूंढ लेते हैं। तो ये जो ढूंढने का काम है, दैट इज डिस्कवरी। तो वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, ही डिड नॉट इन्वेंट इंडिया। इंडिया वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, हिंदुस्तान पहले से ही था। बट अगर हम ये कहें कि हेनरी ब्रदर्स इन्वेंटेड एरोप्लेन, हेनरी ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, तो दैट इज करेक्ट, क्योंकि उन्होंने नई चीज पैदा की। हवाई जहाज पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो दोस्तों ये हमने सीखा चौथा पेयर ऑफ वर्ड्स, डिस्कवर एंड इन्वेंट के बीच में फर्क। एक अगला चीज होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि स्मॉल पॉक्स, चेचक। स्मॉल पॉक्स इज ए वेरी इन्फेक्शस डिजीज। तो दोस्तों क्या है कि इन्फेक्शस उस चीज को बोलते हैं जो एयर से, बाई एयर भी बीमारी को फैलाता है। जैसे
फ्लू, वायरल फीवर, ये एयर से उसके फैलते हैं वायरस। कोरोना भी इन्फेक्शस था और कहते हैं कि छूने से भी होता था तो कंटेजियस भी कर सकते हैं। तो जो चीज टच करने से होता है, जिसे स्मॉल पॉक्स इज ए कंटेजियस डिजीज, CONTAGIOUS, कंटेजियस मतलब जो चीज संपर्क से जो फैल जाता है उसको हम कंटेजियस कहते हैं, और जो एयर से फैलता है उसको हम इन्फेक्शस कहते हैं। इन्फेक्शन, INFECTIOUS, इन्फेक्शस, यानी वायरल फीवर इज ए इन्फेक्शस डिजीज। वायरल फीवर इज एन इन्फेक्शस डिजीज, वेयर एज, जबकि स्मॉल पॉक्स इज ए कंटेजियस डिजीज। तो इन्फेक्शस कब कहेंगे और कंटेजियस कब कहेंगे, इसका फर्क हमने समझा। कई बार हम बोलते हैं कि आई एम एडवाइसिंग यू नॉट टू डू दिस, मैं आपको सलाह दे रहा हूं ये मत कीजिए, आई एम एडवाइसिंग यू। नहीं, यहां गलत है। आई एम नॉट एडवाइसिंग यू, ADVICE एडवाइस होता है, ये एडवाइस का मतलब है सलाह, यानी आई गेव हिम एन एडवाइस, ये सही है, मैंने उसको एक सलाह दी, लेकिन मैंने उसको सलाह दिया, आई एडवाइज्ड हिम, एडवाइज क्रिया है, काम है, आई एम एडवाइजिंग यू बट आई एम गिविंग यू एडवाइस। तो आई एम नॉट एडवाइसिंग यू बट आई एम एडवाइजिंग यू, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आई एम गिविंग यू एन एडवाइस। एन एडवाइस, एन क्यों लगा ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब वर्ड का पहला ही लेटर वॉवेल हो, AIOUE हो, 5 वॉवेल होते हैं, तो उसके पहले अगर ए आता है तो एन लगाते हैं। तो 6 ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स हमने सीखे दोस्तों, जो अक्सर हम गलतियां कर सकते हैं और कर जाते हैं। कई बार कोई आदमी विदेश चला जाता है रहने के लिए, तो हिंदुस्तान छोड़कर चला जाता है अपना कंट्री और कहीं और जाकर बस जाता है, अमेरिका बस गया जैसे कि, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सो एंड सो दिस XYZ, कोई भी, मान लीजिए रमेश हैज इमाइग्रेटेड टू USA, रमेश हैज इमाइग्रेटेड टू USA, IMMIGRATE, इमाइग्रेटेड। दोस्तों यहां भी एक गलती है, जब हम एक कंट्री छोड़कर, अपना नेटिव प्लेस छोड़कर कहीं दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, बसने के लिए चले जाते हैं, तो इमाइग्रेट नहीं बोलते हैं, इमिग्रेट नहीं बोलते हैं, एमिग्रेट बोलते हैं, EMIGRATE। तो रमेश हैज एमिग्रेटेड टू USA, ये बोलेंगे। और चूंकि वो चला गया है, तो अगर किसी कंट्री में आप रहने आ जाते हैं तो वहां ये कह सकते हैं कि रमेश हैज कम टू USA, तो कहना है हमको हैज कम टू USA, उसको कहना है तो हम ये कहेंगे कि रमेश हैज इमिग्रेटेड टू USA, यानी वो यहाँ आया है, रहने के लिए आया है, परमानेंटली सेटल करने आया है। तो जब वहां पहुंचेगा तो उस कंट्री में इमिग्रेट कर गया, IMMIGRATE, और यहां से जा रहा है तो एमिग्रेट कर रहा है। तो हमने ये 7 पेयर ऑफ वर्ड्स सीखे, और हम अब 8वां पेयर ऑफ वर्ड्स लेंगे, जो सुनने में, पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन पहले ही की तरह उनके भी अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। कई बार दोस्तों हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि जैसे कभी हम खाना खाते हैं, कहीं पार्टी में खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो स्वीट डिश लेते हैं तो उसको कहते हैं डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट बोलते हैं, कि कोई मीठा आप जो कि हम मील के बाद लेते हैं।
लेकिन अगर हम DACRT कहें, SSERT ना कहें, तो फिर ये भी एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट का क्या मतलब है? इसके दो मतलब है। एक तो है कि नाउन के रूप में मरुभूमि, यानी सहारा इज ए ग्रेट डेजर्ट, सहारा एक बहुत बड़ा मरुभूमि है। और दूसरा वर्ब भी है, क्रिया भी है, दैट when the battle was at its peak, the Jawan deserted his army, यानी कि जब युद्ध अपने चरम उत्कर्ष पर था, when the battle was at its peak, उच्च एकदम पीक पर चल रहा था, the जवान ने deserted his army, यानी उसने धोखा दे दिया, छोड़कर भाग जाना। जिसे हम ये कहना चाहे कि हम अपने दोस्त को मुश्किल सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसको कैसे कहेंगे? हम नहीं जा सकते, छोड़कर नहीं जा सकते। आई कांट डेजर्ट माई फ्रेंड, यानी मैं छोड़कर, धोखा देकर भाग जाना, वो काम नहीं कर सकता है। आई कांट डेजर्ट माई फ्रेंड इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी कठिन सिचुएशन में जब मेरा दोस्त हो, आई कांट डेजर्ट माई फ्रेंड इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, बट आई वेंट टू द डेजर्ट ऑफ दुबई, मतलब आई विजिटेड द डेजर्ट ऑफ दुबई, दुबई के मरुभूमि को मैंने देखा। बट आई टुक डेजर्ट ऑल्सो आफ्टर फिनिशिंग माई मील एट द पार्टी, यानी आई ऑल्सो टुक डेजर्ट, मतलब मैंने आई टुक डेजर्ट ऑल्सो, मैंने कुछ स्वीट डिश भी लिया आफ्टर फिनिशिंग माई मील, अपना खाना खाने के बाद, एट द पार्टी में खाना खाने के बाद मैंने स्वीट डिश भी लिया। तो ये डेजर्ट और डेजर्ट का अंतर है। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि जैसे दो शब्द होते हैं और दोनों का उच्चारण एक जैसा होता है, डिफर और डिफर, DIFFER और DEFER, दोनों के शब्द सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन अंतर है। डिफर मतलब मतभेद रखना, किसी चीज से एग्री नहीं करना, नॉट टू एग्री। आई डिफर विथ यू ऑन दिस इशू, यानी इस मुद्दे पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं असहमति रखता हूं। असहमति रखना डिफर हो गया, DIFFER, आई डिफर विथ यू ऑन दिस इशू। लेकिन DEFER क्या है? स्थगित कर देना। The meeting of today has been deferred to some other day, यानी आज की जो मीटिंग होने वाली थी, जो हमने निर्धारित किया हुआ था, the meeting of today is deferred, DEFER इसमें हो जाएगा जब ED लगेगा तो, नहीं तो सिंगल आर होता है DEFER, तो DEFERED, the meeting is deferred to कब के लिए? some other day। तो ये डिफर और डिफर में फर्क है। एक और पेयर ऑफ वर्ड्स लेते हैं जो फिर एक जैसे लगते हैं लेकिन है एक जैसे नहीं, प्रीसीड एंड प्रोसीड। प्रीसीड का मतलब है कि कोई चीज किसी चीज के पहले आना, यानी कि normally lot of heat precedes heavy rainfall, मतलब सामान्यतः नॉर्मली लॉट ऑफ हीट, बहुत सारा गर्मी, precedes PRECEDE होता है, precedes में S लग गया, precedes heavy rains, यानी जो हेवी रेन होता है उसके जस्ट पहले
नॉर्मली बहुत गर्मी होती है, नॉर्मली लॉट ऑफ हीट प्रीसीड्स हेवी रेन्स, तो ये प्रीसीड हो गया। अब प्रोसीड का मतलब आगे जाना। आई हैव टू प्रोसीड टू मुंबई, मुझे मुंबई जाना है, जाना है। प्रोसीड अहेड यानी आगे बढ़ो। मूवमेंट, आगे की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको प्रोसीड कहते हैं। जो प्रोसीड होता है वो किसी चीज के पहले आता है, उसको प्रोसीड कहते हैं। तो प्रोसीड और प्रोसीड में ये फर्क है। कई बार हम क्या कहते हैं कि खासतौर पे हिंदी मीडियम के लोग अक्सर कहते हैं कि भाई सिचुएशन तो खराब है लेकिन अपने को एडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी द सिचुएशन इज वेरी बैड, वी विल हैव टू एडॉप्ट। वो कहना ये चाह रहा है कि हमको उस सिचुएशन में अपने को ढालना पड़ेगा। तो भाई ढालने को एडॉप्ट नहीं बोलते हैं, एडाप्ट बोलते हैं, ADAPT, यानी द सिचुएशन इज वेरी बैड बट वी विल हैव टू अडॉप्ट आवरसेल्व्स, अपने आप को। या हम ये कहें यू शुड अडॉप्ट टू द न्यू सिचुएशन, यानी तुम्हें अपने को नई परिस्थिति में ढालना चाहिए, अपने को अनुरूप बनाना, ढालना, उसको अडॉप्ट कहते हैं। या अडॉप्ट का मतलब कि ढालना, ढालने की क्रिया। और अडॉप्टेशन, जब अडॉप्ट में TATION कर देंगे, अडॉप्टेशन मतलब ढालना हो गया। You could survive in this situation because of your adaptation, यानी आपके ढालने की प्रवृत्ति के कारण आप इस सिचुएशन में सरवाइव कर पाए। You could survive in this situation यानी कर सके, आप कर सके सरवाइव इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, क्यों? बिकॉज ऑफ योर एबिलिटी टू अडॉप्ट या बिकॉज ऑफ योर अडॉप्टेशन। बिकॉज ऑफ योर एबिलिटी टू अडॉप्ट यानी आपकी योग्यता जो है अडॉप्ट करने की, उसकी वजह से सरवाइव कर पाए। और या हम ये कहें कि बिकॉज ऑफ योर अडॉप्टेशन। तो ये अभी हमने 12 पेयर ऑफ वर्ड्स देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक पेयर ऑफ वर्ड्स आता है अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। सुनने में एक जैसा लगता है, अर्थ अलग है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक छोड़ के, एक फिर छोड़िए, नेक्स्ट, तो दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट। तो जैसे इसको अंग्रेजी में अगर बोलना चाहे तो आई कैन से कि आई गो टू टेम्पल एवरी अल्टरनेट डे, मैं मंदिर जाता हूं एवरी अल्टरनेट डे। कब जाता हूं? पहले जाने का कार्यक्रम वाला सेंटेंस बोल दिए, आई गो टू टेम्पल एवरी अल्टरनेट डे, यानी हर अल्टरनेट डे, कभी गैप नहीं होता, आज गए, कल नहीं गए, परसों गए, फिर नेक्स्ट डे नहीं गए, तो इसको कहेंगे अल्टरनेट। और अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, यानी कि हमारे पास ये व्यवस्था है, आई हैव दिस फैसिलिटी, अल्टरनेटिवली यू कैन हैव दिस फैसिलिटी ऑल्सो, यानी वैकल्पिक रूप से आप यू कैन हैव, आप दिस फैसिलिटी ऑल्सो, यानी ये फैसिलिटी भी ले सकते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं वी हैव दिस फैसिलिटी, अल्टरनेटिवली यू कैन टेक दिस फैसिलिटी ऑल्सो। तो उसको हम कहना चाह रहे हैं टू टेक अल्टरनेटिवली यू कैन टेक दिस फैसिलिटी और यू कैन हैव दिस फैसिलिटी, दोनों सही है स्पोकन इंग्लिश में। तो आप क्या बोलेंगे कि वी हैव दिस फैसिलिटी बट अल्टरनेटिवली यू कैन टेक दिस फैसिलिटी ऑल्सो। तो वैकल्प, अल्टरनेटिवली मतलब वैकल्पिक रूप से, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। अगला पेयर ऑफ वर्ड्स है दोस्तों कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। CONFIDENT एक वर्ड है और दूसरा वर्ड है CONFIDANT। ई की जगह पर एंट नहीं, एंट हो गया, दोनों के अर्थ अलग हो गए। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल सक्सीड इन दिस एग्जाम, यानी मैं
आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, मुझे आत्म भरोसा है, कॉन्फिडेंट हूं कि आई विल सक्सीड इन दिस एग्जाम, मैं इस एग्जाम में सफल होऊंगा, आई एम कॉन्फिडेंट। लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होगा। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, यू कैन से, जनरली इस्तेमाल होता है, जो ट्रस्टवर्दी है। ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास करने योग्य। ट्रस्ट मतलब विश्वास, वर्दी मतलब विश्वास करने योग्य। और ट्रस्टवर्दीनेस, इससे से एक वर्ड बनता है कि विश्वसनीयता। द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ योर्स इज जीरो, यानी आपकी विश्वसनीयता जीरो है। तो हम यहां कहना ये चाह रहे हैं कि राम इज ए कॉन्फिडेंट ऑफ श्याम, यानी श्याम का दाहिना हाथ है, वो बहुत ही भरोसा करता है श्याम राम पे। इसीलिए राम को हम ये कह रहे हैं कि राम इज वेरी ट्रस्टवर्दी टू श्याम। उसके बदले कह रहे हैं राम इज ए कॉन्फिडेंट, DANT ऑफ श्याम। तो कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ, और कॉन्फिडेंट मतलब एक ट्रस्टवर्दी व्यक्ति का होना। कई बार हम लिखते हैं, कई जगह लिखा होता है, सिग्नेचर किया रहता है, लेकिन उस पर लिखा रहता है कि सिग्नेचर इलिजिबल, ILLEGIBLE। इसका मतलब होता है जो पढ़ा नहीं जा सके। योर हैंड राइटिंग इज इलिजिबल, ILLEGIBLE। तो जो पढ़ा नहीं जा सके उसको एलिजिबल कहते हैं। एक और इससे मिलता जुलता वर्ड है ELIGIBLE, एलिजिबल। मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू बी इन द आर्मी, यानी तुम आर्मी में हो सको इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी योग्य नहीं हो। एलिजिबल ELIGIBLE, आई एम नॉट एलिजिबल नाउ फॉर टेकिंग दिस एग्जाम, ये परीक्षा लेने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं, यानी जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो योग्यता का मापदंड है, उसमें मैं फिट नहीं बैठ रहा हूं। तो मैं क्या कहूंगा, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एलिजिबल दोनों मिलता जुलता है, लेकिन एलिजिबल योग्यता हो गया, एलिजिबिलिटी उससे बनता है। एलिजिबल मतलब योग्य होना, आई एम नॉट एलिजिबल, और वो होता है इलिजिबल, यानी कि पढ़ने योग्य नहीं है। तो ये हमने दोस्तों अभी तक हमने दोस्तों 16 पेयर ऑफ वर्ड्स मिलते जुलते कवर किए, जिनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सुनने में, देखने में, पढ़ने में एक जैसे लगते हैं। और अगले 4 वर्ड और ले लेते हैं। अगर दोस्तों हम ये कहें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इज the idol of my life, IDLE, idol, तो नेचुरली गलत हो जाएगा। आइडल का मतलब होता है खाली, यानी somebody without work, IDLE। आलसी भी कहते हैं, लेजी को भी आइडल कहते हैं, यानी कुछ नहीं कर रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज आइडल ऑफ माई लाइफ, यानी आइडल, भगवान का भी मूर्ति को आइडल कहते हैं। मूर्ति यानी जिसकी मूर्ति को हम पूजते हैं, छवि को जिसके पूजते हैं, तो आइडल का इस्तेमाल करते हैं, IDOL। नहीं तो अगर आइडल कहना, ही सिटिंग आइडल, वो बिना काम के बैठा हुआ है, ही सिटिंग आइडल। ही इज नाउअडेज सिटिंग आइडल एट होम, यानी नाउअडेज आजकल ही सिटिंग आइडल, वो खाली बैठा हुआ है घर पे। लेकिन अगर हमें यह कहना है कि सरदार पटेल इज द आइडल ऑफ माई लाइफ, यानी वो मेरा आदर्श है। आइडल का मतलब आदर्श है। तो आइडल और आइडल में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक और पेयर ऑफ वर्ड्स है जो एक जैसा उच्चारण है,
डोज और डोज, DOAC ये भी डोज है, DOZE ये भी डोज है। अब पहले वाला जो डोज है वो क्या है? वो है कि जैसे यू हैव टू टेक स्मॉल डोज ऑफ दिस मेडिसिन, यानी कोई दवा का खुराक, डोज का मतलब DOAC खुराक। हाउ मेनी डोजेज आई हैव टू टेक एवरी डे, यानी कितने डोज हमें लेने हैं। तो किस चीज का पूछ रहे हैं? दवा के बारे में पूछ रहे हैं, या खाना के बारे में भी बोल सकते हैं। अब माई डोज इज वेरी लेस, द डोज ऑफ मिल फॉर मी इज वेरी लेस। और जो DOJD है वो कहते हैं ऊँघने को, नींद आने को। ही इज डोजिंग वाइल सिटिंग, ही इज डोजिंग, यानी जब बैठा हुआ है वाइल सिटिंग, बैठने के दौरान ही इज डोजिंग, वो ऊँघ रहा है यूं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ह्यूमन एंड ह्यूमन, HUMAN ह्यूमन और HUMANE ह्यूमन, दोनों में क्या फर्क है? तो जैसे ह्यूमन का मतलब है कि मनुष्य से जुड़ा हुआ, इट इज ह्यूमन नेचर टू कमिट मिस्टेक्स, ये मनुष्य की प्रकृति है, उसका नेचर है कि गलतियां करे। इट इज ह्यूमन नेचर, इट इज ह्यूमन दैट यू फील पेन, ये मानवीय है, ह्यूमन है कि तुम दर्द महसूस करो। और ह्यूमन से ही ह्यूमैनिटी बना है। ह्यूमन, द डिमांड ऑफ ह्यूमैनिटी इज टू हेल्प एवरीबॉडी, यानी मानवीयता का तकाजा है, द डिमांड ऑफ ह्यूमैनिटी इज ये है दैट यू शुड हेल्प एवरीबॉडी, दैट कि आपको हर किसी को हेल्प करना चाहिए। तो ह्यूमन मानव से जुड़ी हुई चीजें, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन नेचर, तो उसके लिए ह्यूमन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और ह्यूमन क्या है? ये ह्यूमन का मतलब है काइंडनेस, यानी यू शुड बी ह्यूमन टू द पीपुल इन नीड, यानी तुमको काइंड होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, HUMANE टू द पीपुल इन नीड, जो लोग जरूरतमंद है उनके प्रति काइंड होना चाहिए। और लास्ट 20वां पेयर ऑफ वर्ड्स ये है दोस्तों कि टेम्पर एंड टैम्पर। टेम्पर, हम बोलते हैं ना कि आपका टेम्पर बहुत हाई है, यानी आपका जो मेंटल स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो बहुत हाई है, यानी एग्रेसिव है। या स्टेट ऑफ माइंड को टेम्पर कहते हैं। यू शुड कंट्रोल योर टेम्पर, यानी द टेम्पर शुड बी कंट्रोल्ड, यानी स्टेट ऑफ माइंड, यानी आपको अपने आग बबूला नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं कि यू शुड कंट्रोल योर टेम्पर, या ऐसे भी कहते हैं कि द टेम्परामेंट ऑफ दैट पर्सन इज वेरी एग्रेसिव, यानी उसका जो टेम्परामेंट है यानी मेंटल स्टेट है वो काफी एग्रेसिव है। लेकिन टेम्पर जब कह देते हैं TEMPER, टेम्पर हो गया, और TAMPER, तो टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। जनरली डॉक्यूमेंट से जो छेड़छाड़ की जाती है उसको टेम्परिंग कहते हैं, यानी यू आर नॉट अलाउड टू टेम्पर विथ दिस डॉक्यूमेंट, यानी इस डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करने की आपको अनुमति नहीं है। यू आर नॉट परमिटेड, यू आर नॉट अलाउड टू टेम्पर। अच्छा, टेम्परिंग विथ द डॉक्यूमेंट इज ए सीरियस क्राइम, यानी कि डॉक्यूमेंट के साथ जो छेड़छाड़ किया जाता है, टेम्परिंग इज ए सीरियस क्राइम, एक जघन्य अपराध है। तो टेम्पर का मतलब किसी डॉक्यूमेंट के साथ या कोई और चीज के भी साथ छेड़छाड़ हो सकता है कि दिस इज द सेटअप एंड यू शुड नॉट टैम्पर विथ दैट, ये भी बोल सकते हैं। ये हमने एक मान लीजिए कि दिस इज ए सेटअप ऑफ स्टूडियो, तो ये सेटअप एक बना रखा है स्टूडियो का, यू आर नॉट सपोज टू, आपसे उम्मीद नहीं की जाती है, यू आर नॉट सपोज टू टैम्पर विथ दिस सेटअप, यानी इसके साथ छेड़छाड़, बदलाव करने की कोशिश करना,
ये आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। यू आर नॉट सपोज टू, एक अच्छी अंग्रेजी है, यू आर नॉट सपोज टू बी एंग्री, आप क्रोधित हो ऐसी आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। यू आर नॉट सपोज टू बी अनफेयर टू मी, आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप हमसे अनफेयर हों। तो उम्मीद किया जाना, यू आर नॉट सपोज टू। तो टेम्पर और टेम्पर का फर्क यही है कि टेम्पर इज ए स्टेट ऑफ माइंड, टेम्परामेंट, और टेम्पर मतलब किसी डॉक्यूमेंट या किसी बनी हुई परिस्थिति या डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ करके उसमें बदलाव लाने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड टेम्पर। तो ये 20 पेयर ऑफ वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने देखा कि सुनने में, लिखने में, बोलने में एक जैसे थे, लेकिन सबका अर्थ अलग है। तो अपनी अंग्रेजी को और बेहतर बनाने के लिए इनको 2 बार 3 बार आप देखें, नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करें और भी सेंटेंसेस बनाएं। आपकी दिन पर दिन अंग्रेजी अच्छी होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अच्छे टॉपिक लेके किसी अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।